सो इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती हैं, क्या होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था और हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर से बनाकर देख लिए थे, प्लस ये भी समझ लिया था कि हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में अंतर क्या है। बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग कुछ चीज़ें नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक कंपाउंड के ऊपर पूरा चार्ज तो आप बता सकते हो, बट एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर या पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा ये तो आप नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको किसी और चीज़ की सहायता लेनी पड़ेगी और उसका नाम है फॉर्मल चार्ज। क्या नाम है बेटा? फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। देखो बेटा, फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करता हूँ तो फॉर्मल चार्ज किसी भी एक जगह पर होगा ये कहना गलत है। दरअसल अभी मैं आप लोगों को निकालना तो सिखा दूंगा कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, पर सच्चाई इससे कुछ अलग रहेगी। सच्चाई जब मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा तब आपको एंड बताऊंगी क्या है। पहले तो मैं आप लोगों को फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। तो आपसे अगर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड या किसी चीज़ के ऊपर पूछेगा फॉर्मल चार्ज कितना है, तो आप याद रखेंगे फॉर्मल चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें से माइनस कीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। आप लोगों को जब मैंने लास्ट में स्ट्रक्चर बनाया था तब मैंने कहा था अगर कोई एलिमेंट ए और बी आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच में अगर एक बॉन्ड हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, अगर 2 बॉन्ड हो रहे हैं तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिखना है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर आ रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 4। अब मैं आपसे कहता हूँ लोन पेयर क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को डॉट दिखाई दिए थे तो ये हमारे पास क्या आए थे बेटा? हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया था, राइट। अब ऐसे समझना इसको काफी मुश्किल हो जाएगा। आइए एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखा है ओजोन का, उसकी मदद से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी एनसीईआरटी ओजोन का स्ट्रक्चर देती है जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाया गया है। अब सबसे पहली कहानी तो हम लोगों को ऑक्टेट करनी तो सीखी है, बट अभी कैसे करेंगे फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर, और लुईस का थोड़ा सा आज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करेंगे वो सब हम लोग बहुत धीरे धीरे डिटेल में आराम से देखेंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास ये O है, तो इस ऑक्सीजन पर अभी आपको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बेसिकली, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। इस ऑक्सीजन पर 2 चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन पर 4 चाहिए क्योंकि 1 2 3 4, तो इसके ऊपर आपको मिलेंगे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास बेसिकली ओजोन का स्ट्रक्चर है, यानी कि O3 का स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने ये बनाकर दिखा दिया है। अब बेटा ये आपके पास ओजोन O3 का स्ट्रक्चर है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये मैंने बॉन्ड बना दिया, अभी तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, क्या बनते हैं, अभी धीरे और आते जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे सभी देखोगे सब जगह पर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और ऑक्टेट मैंने आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाया है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। ये कैसे बनता है ये बस इसके जस्ट नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आने शुरू होंगे उसमें हम लोग स्ट्रक्चर ही बनाना सीख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ, आई डोंट नो आपकी किताब में कौन सा दे रखा है, 1 2 3। मैंने 3 ऑक्सीजन मार्क कर दिया है, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन नंबर 3। ये मैंने 3 ऑक्सीजन मार्क कर दिए। जब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बेटा मार्क करे गए हैं तो आपसे कहेगा इस ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज निकालिए। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे 1 ऑक्सीजन हो, चाहे 2 हो, चाहे नंबर 3 हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहने वाला है 6, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 16 में आता है। मैंने आप लोगों को ग्रुप नंबर याद करने के लिए बोला था, और ऑक्सीजन हमारे पास ग्रुप 16 में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, माइनस कीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ 2, तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए 2, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कीजिए। इस ऑक्सीजन पर देखिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पे कीजिए 4 और इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 - 2 = 4, -2/2, तो बेसिकली 6 - 4 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास जो आपका फॉर्मल चार्ज आएगा कितना आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। क्या बेटा, हाँ फर्स्ट वाले का, तो उसके 2 क्यों नहीं काउंट किए? किसके बेटा, सॉरी यस यू आर करेक्ट 6, मतलब इसके जो हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 कर लीजिए, आई एम सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 - 5 यानी 2 और 2 3 या 6, तो 2 - 3 5 हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो कार्बन ऑक्सीजन नंबर 1 है इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा। अब हम लोग काउंट करके देखते हैं इस वाले का कितना आता है, नंबर 2 का। देखो नंबर 2 में हमारे पास किसका आ गया, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का अगर मैं काउंट करता हूं तो सेकंड वाले में हमारे पास क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे 6 ही रहने वाले हैं, 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो 1 2 3 4 6 - 4 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इस ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4, बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है और तो कोई है नहीं इसमें अब, तो 4/2, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा इसका, 6 - 4 - 2 यानी कि 0 हमारे पास इसका फॉर्मल चार्ज आ चुका है। अच्छा इसको नंबर 3 को काउंट करके देखते हैं कैसे आएगा। तो देखिए बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, माइनस नॉन पेयर यानी कि लोन पेयर कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, 2 को 2 से डिवाइड कर दी, तो बेसिकली आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। अब आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया था मैंने, इस चीज़ को समझने के लिए ये तो आसान सा हो जाएगा, थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल पर चलता कि आप छोटे मोटे क्वेश्चन खुद करो। मैं आपसे कहता हूँ NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाइए, किसका बोला मैंने, NO3 नेगेटिव। हालांकि ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को जब कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था तब भी समझाया था, लेकिन वहां पर मैंने कहा था कि जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं वो गलत है, क्योंकि मैंने जो NO3 नेगेटिव का जो इलेक्ट्रॉन था वो सेंट्रल पे अज्यूम कर लिया था और N के वैलेंस शेल में मैंने फिर 6 इलेक्ट्रॉन बनाए थे, जो कि गलत है। मैंने आपको कहा था वो बात याद रखना सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझने के लिए। स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज क्या है, उसका कैसे आता है, वो हम लोग अभी देखते हैं। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया NO3 नेगेटिव का। NO3 नेगेटिव का एग्जाम्पल देने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं मुझे इसका स्ट्रक्चर बताइए और मुझे ये भी बताइए कि इसमें इनके फॉर्मल चार्ज क्या होंगे। अब कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला काम आप लोगों का है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप फाइंड करेंगे तो आपको वही करना है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा। ऐसा क्यों करते हैं कि हम लोग आउटर मोस्ट शेल को ही लेते हैं, तो बेटा इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं। बॉन्ड बनाते समय कोसल और लुईस ने साफ साफ बोला था कि केवल और केवल वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बेटा बॉन्डिंग में जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। इनर मोस्ट वालों का बॉन्डिंग में कोई हाथ नहीं है। इसीलिए हम लोग जब भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो कौन से निकालेंगे, जो उनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे या वैलेंस शेल में होंगे बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है 5 नाइट्रोजन के प्लस 6 × 3 ऑक्सीजन। 6 एक ऑक्सीजन के होते हैं पर 3 ऑक्सीजन दे रखे हैं 3, और मैंने आपको कहा था अगर नेगेटिव है इसका मतलब उसने एक ले रखा है। तो यहाँ पर हम लोग एक और को प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल आ जाएगा भगवान के लिए 5 + 6 11 × 3 33 + 1 34 मत कर देना,
क्लास 11th में हो, बोर्ड मास रूल आता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ बेटा 5 + 18 + 1 यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन 24 इलेक्ट्रॉन्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेटा इन 24 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कैसे करते हैं उस चीज को समझ लें। सबसे पहले जो आपके पास कम नंबर वाला एलिमेंट होता है, जैसे कि NO3 में जनरली क्या है, कम किसका है, N। तो जनरली मैं कह रहा हूँ जनरली, देखो जनरली जो सबसे कम नंबर होता है वो आपका सेंट्रल एटम होता है और बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो सेंट्रल एटम आपको मिल गया है N। बाकी कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को गोली मारो अभी दिमाग से, जितने एलिमेंट दिख रहे हैं सब लगा दो। O 3 O आपको यहाँ पे दिखाई दिए, मैंने 3 O लगा। इसके बाद आपका काम होता है सबके ऑक्टेट कंप्लीट करवाओ, सबके ऑक्टेट कंप्लीट करवाओ। और सबके ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कराओगे, देखो मुझे नहीं पता ना कि आपके पास यहाँ पर क्या कहानी चल रही है, मुझे तो बस ये पता है इस नाइट्रोजन के पास अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस नाइट्रोजन को हमारे को 2 चाहिए, लेकिन एक गलती है, आप बीच वाले को मत करो, अभी बीच वाले को भी मत करो। सबसे पहले कॉर्नर से चलना बेटा, बीच वाले को छोड़ दो। इसका रीजन मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ऐसा करता हूँ मैं साइड वाले एलिमेंट के ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। लेकिन मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से ऑक्टेट कंप्लीट करा सकता हूँ। जैसे कि टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने थे, 24। इनमें से इलेक्ट्रॉन जो यूज हो चुके वो कितने हैं, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो चुके हैं ना। तो मेरे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास जो बैलेंस है उसे चुपके से साइड में लिखना है, ये काम किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए। आपने यहाँ पे लिखा भैया बैलेंस मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन का है, और 18 इलेक्ट्रॉन में जब आप बैलेंस करोगे तो आप लोगों को शुरुआत करनी है कॉर्नर वाले एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए। तो ये तो सेंट्रल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो। देखो इसके 2 हैं यहाँ पर, कितने चाहिए इसको, 6 चाहिए होंगे। इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, यहाँ पे कितने बच गए हमारे पास भाई 12, 6 इसके पास है भाई, 12 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4 5 6। अगर आप अब देखेंगे तो 6 12 18 19 20 21 22 23 24 जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन थे आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। कोसेल और लुईस के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि आप लोगों के पास स्टेबल मॉलिक्यूल वो जिसका ऑक्टेट हर जगह से कंप्लीट हो। यहाँ पर सेंट्रल एटम का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बाकी तो छोड़ दो। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं होता है तो बेटा ऐसे में एलिमेंट्स जो कॉर्नर पे रहते हैं इनका फर्ज रहता है कि ये सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। अब इन तीन में से कोई एक भी अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देगा तो आपका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। याद रहे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट अब नहीं किया जा सकता है, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करना पड़ेगा। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो वहां पर एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, पूरा एक कंप्लीट बॉन्ड बनता है। आप लोगों की मर्जी है, इनमें से आप जिसे चाहें उसका इलेक्ट्रॉन शेयर करा सकते हैं। तो मैंने सपोज इसका करा दिया तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कराएगा, जिसकी वजह से इसका जो नया स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का बनेगा जो कि हमारे पास बिल्कुल सही स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। यहाँ पर आप लोगों के पास कंपाउंड में NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन चुका है। इसको ब्रैकेट में लगाकर आप लोग साइड में -1 लिख सकते हैं। हाँ, कई जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि आप जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो सेंट्रल एटम पे रखें और जो नेगेटिव चार्ज आता है वो आप मतलब किसी एक कॉर्नर वाले एटम पे रखें। बट ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में आप एक एलिमेंट पे नहीं रख सकते, ये रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस क्या होता है आगे समझेंगे, इसलिए आप किसी एक एलिमेंट पर ना रखकर आप ऐसा कर दीजिएगा, इस पूरे के ऊपर एक नेगेटिव रख देना
अब आपकी बात सही है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर सारे मेरे को फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाइए, यानी कि इस N पे भी फॉर्मल चार्ज निकालिए, इस ऑक्सीजन पे भी, इस ऑक्सीजन पे भी, इस ऑक्सीजन पे। मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 और 4। इन सभी एलिमेंट्स पर आप लोगों को फॉर्मल चार्ज निकालना है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, जिन बच्चों ने निकाल लिया है बहुत अच्छा, और जो नहीं निकाला है अब निकाल लेते हैं। नंबर 1 मैं नाइट्रोजन पे बोला था, तो नाइट्रोजन पे हमारे पास 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो 0, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बाय 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 1, तो +1 आपके पास नाइट्रोजन पे आ रहा है। इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट वैलेंसी 6, और इसमें आपके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है -4, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 बाय 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। नंबर 3 पे अगर मैं करता हूँ बेटा, तो मेरे पास यहाँ पर जो आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 6 भाई, 6 तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया आपके पास 6, माइनस एक ही बॉन्ड पेयर बना रहा है 2 बाय 2, ये आ जाएगा -1। जो यहाँ पर है वही कहानी इस पे होगी, वो सेम है, तो स्ट्रक्चर इसमें कोई अंतर नहीं है। तो सिमिलरली जिसको करना है कर लेना, इसकी भी आ जाएगी हमारे पास -1। पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज कितना था -1। जरा अब एक एक एलिमेंट को देखना, इसका 1, इसका 0, इसका -1, ये तो कट गया, बचा कितना अब भी हमारे पास -1। उस -1 को आपकी मर्जी थोड़ी है कि आप इस ऑक्सीजन को दोगे, आपकी मर्जी थोड़ी है इस ऑक्सीजन को दोगे, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप या तो ऐसे दिखाएंगे या फिर इसके ऊपर अगर दिखाएंगे तो फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएंगे, जो हम लोग थोड़ी देर में भी सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जनरल तरीका। अगर कंपाउंड के ऊपर अभी देखना हो तो यहाँ +1 है ना, और ये -1 है, तो नेट वैल्यू तो अब भी -1 बची, कटा नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कंपाउंड के ऊपर अगर आप नेट वैल्यू चेक करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है हमारे, कि हमारा स्ट्रक्चर जो हमने बनाया वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। अच्छा, मैं आप लोगों को जो अगला स्ट्रक्चर सिखाने जा रहा हूँ उस स्ट्रक्चर से आपके 2-3 क्वेरी और सॉल्व कर दूंगा, जैसे कि हाँ जी हाँ जी नहीं, इस पूरे कंपाउंड में जो -1 है इसका मतलब ये कि आपके पास ये जो कंपाउंड NO3 नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है उसका स्ट्रक्चर आपने इस तरीके से शो किया है। हर एक एलिमेंट के ऊपर फॉर्मल चार्ज आपने ऐसे निकाला है, तो टोटल फॉर्मल चार्ज कंपाउंड के ऊपर -1 है। अब ये -1 किस तरीके से घूमेगा, कैसे क्या करेगा, ये हम लोग अभी आने वाले स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप लोगों को मैं कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाने कहता हूँ, CO3 2 नेगेटिव का, किसका ले रहा हूँ CO3 2 नेगेटिव। अब देखिए, जिसके कुछ डाउट्स हैं वो अगले वाले स्ट्रक्चर में क्लियर हो जाएंगे। कौन सा स्ट्रक्चर कह रहा हूँ मैं, CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाइए, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोनेट आयन। अब यहाँ पर देखना, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, प्लस ऑक्सीजन के 6 × 3 प्लस 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपके पास आंसर आएगा 24 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए हैं। दूसरा स्टेप क्या है, जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं आपको खुद नहीं पता कि कौन सा डबल बॉन्ड है कौन सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबके बीच में लगा दो भैया एक एक सिंगल बॉन्ड। और अब देखो बैलेंस कितना है, बैलेंस को चुपचाप साइड में देख लो, और यहाँ पर आप कह दो 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बैलेंस बच गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपके सामने इस्तेमाल हो चुके हैं। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन से फिर से वही कहानी करनी है, क्या कि आप लोगों के पास जो एलिमेंट हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए। ऑक्सीजन के अगर मैं ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपको पिछली बार की तरह कुछ नजर आएगा कि यहाँ पर सर आपके वही कहानी हो रही है। अब अगर ऐसा है तो आप लोगों को क्या करना है, इस कार्बन को देखना है, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक से बात करेंगे और फिर वो अपना बॉन्ड बना लेगा, राइट। तो यहाँ पर इधर से ले लेते हैं, कोई से भी ले लो, तुम्हारी मर्जी, पिछली बार यहाँ से ले लो, इस बार यहाँ से, इससे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर 1 2 3 4, यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5, राइट। अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ चुका है और आप लोगों से कहा जाएगा कि बताइए कितना फॉर्मल चार्ज हर एक एलिमेंट पर है। तो निकाल के दिखाइए इसमें से। अगर मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4, निकालिए जल्दी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, आपको माइनस करने थे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन के ऊपर हमें नहीं दिखाई दिए हैं, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 8/2, यानी कि आपके पास कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा 0। इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो 6 माइनस 6 माइनस 2/2, समझ में आ गया। इस ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 6, तो हमारे पास बॉन्ड पेयर 2, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, राइट। सिमिलरली जो इसका है वही इसका आएगा, तो यहाँ पे नंबर 3 पे भी कितना आ जाएगा हमारे पास -1, और नंबर 4 पे बात करते हैं तो 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 4, माइनस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा हमारे पास कितने हैं 4/2। हाँ जी, सेकंड वाले में क्या कंफ्यूजन नंबर डाल दिया आपने गलत। अच्छा, नंबर गलत डाल दिया, तो बेटा इसको कौन सा नंबर डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए। 3 का तो हमारे पास सेम आएगा। अरे यार ऐसे कर, नंबर 1 कार्बन पे 0 आ गया, ये किस पे आया था, इस वाले पे आया था ना, तो इसे नंबर 2 डाल दो, खुश। नंबर 3 पे सेम आएगा, ठीक है। और नंबर 4 पे हमारे पास ये वाला कार्बन है, इसमें 6 हमारे पास ये हो गए हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, -4 आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, -4/2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेसिकली 2, तो कितना आ गया बेटा 0। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है, -2 हमारे पास यहीं से आ रहा है और कंपाउंड के ऊपर ही हमारे पास -2। मैंने आपको कहा था कि आप लोगों की मर्जी नहीं है कि आप माइनस किसी पे भी दिखा सकते हो, राइट। फिर हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि हम लोगों को पता पड़ेगा कि हमारे पास है माइनस चार्ज किधर है। तो आप अपनी जब बुक खोलेंगे तो एक आगे थोड़ा सा करेंगे 3-4 पेज, तो आप लोगों को बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4.3 अपना आप खोल लीजिए। उस प्रॉब्लम नंबर 4.3 को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक्चुअल में जो उसने स्ट्रक्चर बनाया है वो यही है CO3 2 नेगेटिव का, बट इस स्ट्रक्चर में एक रेजोनेंस नाम की चीज दिखाई है। वो रेजोनेंस क्या है आइए समझ लेते हैं। देखिए उस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके की कहानी को दर्शाया गया है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमारी इस कहानी में और किताब की इस कहानी में कोई अंतर नहीं है, बस इसने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है। घुमा दो ना ऐसे ऐसे, तो ये सी की चोंच ऊपर पहुंच जाएगी और बाकी सारी कहानी तो सेम होने वाली है, और तो कोई अंतर है नहीं। तो मैं इसको उड़ा देता हूँ, किताब के हिसाब से बात कर लेता हूँ। बाकी अगर आपको देखना चाहो देख लेना, किताब में भी 1 2 3 4 और किताब में भी यहाँ पर 6 दे रखे हैं, बट यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी दे रखा है, राइट। ये नेगेटिव चार्ज आप लोगों को दे रखा है इधर भी, और एक नेगेटिव चार्ज आपको दे रखा है इधर भी, राइट। क्योंकि 2 नेगेटिव है ना, तो कंपाउंड ने पूरे स्ट्रक्चर पर ना लगाकर ऐसे लगाया है। अब मैंने आपको एक चीज बताई है रेजोनेंस। बेटा रेजोनेंस का, हाँ बेटा वही तो बता रहा हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे तो हमारे पास जो एलिमेंट है, अब ये यहाँ पर ही क्यों आया ये चीज समझाना है। दरअसल नहीं एक मिनट सुनो फिर आपको बताता हूँ। दरअसल यहाँ पर क्या है, ये चार्ज है, ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर या किसी एक पर्टिकुलर एटम पर या इवन सेंट्रल एटम पर रिसाइड नहीं करता है, ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर रिसाइड करता है। यहाँ पर NCERT ने आपको बीच में और स्ट्रक्चर दिखाए हैं। उसने कहा है कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसा ही होगा, ये कहना गलत है। फिर सही क्या है, सही ये है कि आपके पास यहाँ पर एक फेनोमेना होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। देखो बेटा नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा। नेगेटिव चार्ज का मतलब बेसिकली नेगेटिव चार्ज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए, राइट। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है इस तरफ। तो ये आपका एरो आपको दिखा, ये नेगेटिव चार्ज ने अपनी पोजीशन इस तरफ शिफ्ट करी, और जैसे इसने यहाँ पर शिफ्ट करी तो ये वाला डबल बॉन्ड है ये चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि एक बार में कितने मूवमेंट होंगे, 2 मूवमेंट।
अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहा है तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर का ये दूसरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा बनता है। ये डबल बॉन्ड O से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड यहाँ चला गया है, तो कुल मिला के इस ऑक्सीजन के पास बॉन्ड जाने का मतलब क्या है, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, राइट। तो इस ऑक्सीजन के पास अब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, राइट। इस नेगेटिव चार्ज को आपने यहां पर शिफ्ट कर दिया है, तो जैसे ही आपने इस नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट किया तो यहां पे से क्या मिल जाएगा, बॉन्ड मिल जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, इस पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, और डबल बॉन्ड लगाते ही हमारे पास बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 1 2 3 4 5 6। आप अपनी बुक देखिए एक बार, नीचे अगर आपको दिख रहा है तो सेकंड स्ट्रक्चर प्लीज देख पाएंगे। सेकंड स्ट्रक्चर में एक मिनट ये गलती कर दी है, यहाँ पर 6 यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे कि बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ना, बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो हमें तो इसे आउटलेट ही कंप्लीट रखना है, तो बॉन्ड शिफ्ट में तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बेसिकली इसने ना ऐसे दिखाया है, इनको ऐसे समझिए, ये इसके साथ है, वही कह रहा था मैं कि ठीक है। तो ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन आपके पास चला गया है, ठीक है। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आता है तो हमारे पास बॉन्ड बना देता है, तो जब बॉन्ड बनाएगा इसे तो हमारे पास ये क्या कंप्लीट कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और बाकी इसमें अभी कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो नेगेटिव है ये बेसिकली इसको भी आप ऐसे ही रखिए, ये अगला स्ट्रक्चर हम लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कोई चेंज आएगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5 6, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज अब भी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जहाँ पर बॉन्ड गया है, जहाँ पर बॉन्ड गया है वहाँ पे क्या गया है, इलेक्ट्रॉन गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज का आपके पास ट्रांसफर हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, पहले इसके पास था अब यहाँ पहुँच गया है। इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन, और इसी को हम लोग रेजोनेंसी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी एक और है, इस वाले ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कहेगा भैया इसके पास ही डबल बॉन्ड आ गया, इसके पास ही डबल बॉन्ड आ गया, मेरे से क्या दुश्मनी थी। फिर ये कहेगा स्ट्रक्चर ना भाई तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है मुझे, एक काम कर तू भी ले। तो इसका स्ट्रक्चर मैं इधर बना दूं, एक और स्ट्रक्चर। तो देखिए बेटा सी, ये वाला जो हमारे पास डबल बॉन्ड O था ये ऐसे आया था 1 2 3 4 वाला, राइट। इधर हमारे पास ऐसे था 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव 1 2 3 4 कितने हो गए, 2 4 6 9 कर दिए। अरे अब ठीक है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव इनके साथ, यहाँ पर भी हमारे पास कहानी वही है, 1 2 नेगेटिव 1 2 3 4, 2 नेगेटिव है, तो मैंने नेगेटिव आपके सामने रखा। अब ध्यान सुनो, इस वाले का ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यही तो किया था हमने भाई, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था हमने इसको शिफ्ट किया था यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा, और जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास जो नेट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बन जाएगा इसका, ये मैंने आपको शिफ्टिंग दिखाई, स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा, इसका अगर ये यहाँ पर आ जाता है तो C के साथ यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये देखो इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन पे कितने रह जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इधर वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो रह गया, बट ये डबल बॉन्ड जब इधर चला गया तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ गया, और बाकी हमारे पास ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हुआ क्या है, 3 स्ट्रक्चर देखो, एक ये और एक ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में बनाए गए हैं, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, यानी कि आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनके बीच में ऐसा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है, वास्तविकता में इसका कोई संबंध नहीं है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ अज्यूम किए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं जो वास्तविकता में दिखाई नहीं देते हैं, और आप लोगों को जो नेट वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, इनके बीच का कोई एक हाइब्रिड मिलता है,
जैसे कि आप लोगों को अगला एग्जांपल दे रखा है CO2 का, तो इन्होंने कहा रखा है हमसे कि CO2 में हमारे पास कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि एक तो डबल बॉन्ड आ जाता है हमारे पास, और एक जो है हमारे पास क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड में रहता है। दोनों डबल बॉन्ड नहीं होती CO2। अभी हमारे पास देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल दिखा रखा है आपको, CO2 में आपको एक तरफ 2 दिखा रखा है, एक तरफ 1 दिखा रखा है, एक तरफ 3 और 1 भी दिखा रखा है, राइट। तो बेसिकली आप लोगों के पास CO2 में क्या कहना चाह रहा है, आइए इस चीज को समझ लेते। उसके भी हाइब्रिड उन्होंने कहा, हाँ जी, उन्होंने कहा कि इसमें पॉसिबिलिटी देखो ऑक्टेट कंप्लीट करना था ना, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। ये वाला अब रेजोनेंस आपने पढ़ लिया है ना, तो रेजोनेंस में कह रहा है कि ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाए, है ना, ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है इसके बाद भी ये ट्रिपल बॉन्ड ही बना ले, फिर उसे सिंगल करना होगा। हाँ इसे सिंगल कर दीजिए क्योंकि यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे ही बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास कंपाउंड में रेजोनेंस होते समय इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। तो बिल्कुल ही बेकार थ्योरी। तो नहीं बेकार थ्योरी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया थ्योरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो आप लोग C और O का बॉन्ड लेंथ लेकर चलते हैं वो एक फिक्स थोड़ी होता है, वो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आती है, ना तो सिंगल बॉन्ड की आई थी ना डबल बॉन्ड की। अगर आप एग्जैक्ट डेटा तो अभी एनसीईआरटी में मेंशन है पर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। लेट्स से कि मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की जो लेंथ है ये मेरे पास थी 115, लेट्स से 110, और कार्बन ऑक्सीजन की जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ आई थी वो हमारे पास 120 आई थी। लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली देखी गई, जो हमने स्पेक्ट्रोमेट्री तरीके से देखी गई, वो देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो तो यार कहीं 115 आ रही है। तो मतलब ना तो इसका मतलब ना सिंगल है ना डबल है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हाइब्रिड के स्टेट में रहती है। तो रेजोनेंस आपको ये बताना चाहता है कि आप लोगों के पास जो आपका स्ट्रक्चर आता है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, कहीं ना कहीं आपस में इनके आसपास घूमता रहता है। एक परफेक्ट स्ट्रक्चर आप किसी भी मॉलिक्यूल का नहीं दे सकते। क्या तो 1 2 3 3 ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं आती, सिंगल बॉन्ड भी नहीं, डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं। तो हाइब्रिड क्या मतलब बॉन्ड हाइब्रिड मतलब आपको पता नहीं है ना, कोई सा भी स्ट्रक्चर इसमें एज्यूम कर सकता है, मतलब आधा डबल बॉन्ड और एक कुछ भी मान बॉन्ड मान लो। नेट। हाँ इमेजिनेशन है, इसलिए सिर्फ हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये भी इजी। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास ऑक्टेट थ्योरी जो थी उसकी दिक्कतें सामने आ गई थी कि भैया यहाँ से तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही ना ऑक्टेट में, कई जगह तो हमने ऐसा देखा कि दिक्कतें आ ही रही हैं। अच्छा कई जगह पर आप लोगों को ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ऑक्टेट ही गड़बड़ा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कुछ एलिमेंट की, PF6 की अगर मैं बात करूँगा तो उसका स्ट्रक्चर अगर मैं ध्यान से देखूंगा, PF5 सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, PCl5। ठीक है। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है फास्फोरस के पास, तो ऑक्टेट रूल तो वायलेट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। ऐसे जब आप SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाओगे वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी। तो बहुत जगह पर हमारे H2SO4 में दिक्कतें आएंगी, SF6 में दिक्कतें आएंगी। SF6 में अगर आप देखोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है। और ये क्यों फेल हो रहा है, ये जब हम धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि ऑक्टेट रूल हर जगह वैलिड नहीं था, ये इसकी लिमिटेशन थी। पहला क्या कि बहुत सारे एलिमेंट एक्सपेंडेड ऑक्टेट दिखाते हैं, यानी कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने 3-4 दे दिए। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिसमें जितना मर्जी दम लगा लो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, जैसे कि AnF3, BeCl2। अब इनमें क्या हो रहा है, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 1 शेयर करेगा, 3 3 6 हो गए। समझ पा रहे हो भाई, ये Al के ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 फ्लोरीन ने शेयर करे तो 3 F हो गए, तो हमारे पास यहाँ 6 ही हो गए ना सेंट्रल एटम पे। अब बाकी तो और कुछ है ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही बच गए। यहाँ पे भी दिक्कत आने लगी कि भैया यहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं कि ये हमारे पास क्या है, डेफिशिएंट ऑक्टेट है, मतलब ऑक्टेट है ही नहीं ना, कंप्लीट हो ही नहीं रहा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो रखा है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पीशीज थे जहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था। अब 1 इलेक्ट्रॉन कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हाँ ऑड मतलब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। देखो आपकी एनसीईआरटी में दिखा रखा है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपको दिखा रखा है। जरा इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो देखो बेटा, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने, 5, ऑक्सीजन के 6, 11 हो गए ना। अब अगर यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ ट्रिपल बॉन्ड का शेयर करके तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। देखो यहाँ पर आप देख पाओगे NO ने जो स्ट्रक्चर बना रखा है,
यहाँ पे NO के साथ डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर बना रखा है और N पे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ध्यान से देख पा रहे हो आप इस चीज को, NOS है 1 2 3 4, इससे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका क्या रहा 1 2 3 4 5 6 पर ये भाई नेट स्ट्रक्चर तो हम लोग ऐसे देखते हैं ना कि मैंने आपको ये सिखाया कि पहले नंबर ऑफ एक बॉन्ड बना लो, फिर इसके ऑक्टेट काउंट करो, है ना। अब इसका जब नहीं आया तो हमने इसे डबल बॉन्ड बनाया, बट अब भी इसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा। यहाँ पे क्या बच गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ऐसे केस में भी दिक्कत है। अब इनका क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को आगे पता होंगी। हालांकि ये तो डायमर बना देता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्या बनता है। डायमर मतलब ही बना देता है हमारे पास, फिर अलग कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को लुईस साहब की थ्योरी में क्या क्या दिक्कतें थी, ये सब चीज़ें पता रहती हैं। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मैंने आपको समझा दिया है। और अदर ड्रॉबैक्स में हमारे पास यहाँ था कि ऑक्टेट रूल की थ्योरी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें किस पे आ रही थी, हमें कहाँ पहुँचना है, ऑक्टेट पे। क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, और इनर्ट के हिसाब से उनका मतलब था कि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता। तभी तो मैंने इनर्ट गैस से पहुँचाया था कि इनर्ट गैस का कोई भी एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता, और जब कोई भी एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता तो ये बात हमेशा सच होनी चाहिए थी, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं निकली। कुछ एलिमेंट जैसे कि जीनॉन के कंपाउंड पाए गए हैं, XeOF4 XeF2, तो यहाँ तो इनका लॉ वायलेट हो रहा है पूरा। जब इनके कंपाउंड ही मिल गए, ये रिएक्ट कर रहे हैं तभी तो कंपाउंड मिले, ठीक है। तो आपके NCERT इस लाइन को लिखती है, सम कंपाउंड्स लाइक XeF2 KrF2, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। नेक्स्ट, शेप के बारे में कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा कोई पता नहीं है, स्टेबिलिटी क्या होगी कोई पता नहीं है। तो ये सारी लिमिटेशंस आप लोगों की इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का है, जो हम लोग आराम से कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में आयनिक में। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताता है कि आयनिक बॉन्ड कब फेवरेबल होगा। देखो बेटा, आयनिक बॉन्ड फेवरेबल होने के लिए आप लोगों के पास जो एक कंडीशन है वो आपको समझ में तो आ ही गई होगी पिछली क्लास में भी, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। आप देखिए, आयनिक बॉन्ड में प्लस और माइनस का होना जरूरी था, यानी कि एक स्पीशीज अगर हमारी प्लस की है तो दूसरी स्पीशीज हमारे पास किसकी होनी चाहिए थी, माइनस की। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड में हमारे पास Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ये हमारे पास कब फिजिबल होगा, जब आपने थोड़ी सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन भाग गया। जितनी जल्दी पॉजिटिव बन जाए, यानी कि किसी भी एलिमेंट की जितनी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना जल्दी वो पॉजिटिव बन पाएगा। और दूसरा आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी नेगेटिव उतना फायदा। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी थी, क्लोरीन की साइज की वजह से फ्लोरीन में दिक्कत आ जाती थी। तो यहाँ पर हमारे पास Cl की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो इसका लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल फेवर द आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर आप लोगों को NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मैंने पिछली बार कोसल और लुईस के हिसाब से समझा दिया था, लेकिन उसके नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखिए जस्ट डायग्राम के नीचे इन आयनिक सॉलिड द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास NaCl का स्ट्रक्चर तो आपका बन गया है, राइट। NaCl के स्ट्रक्चर जब आपने बनाया तो आपको क्या दिखाई दिया कि आपके पास यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कहता है इन दोनों का अगर आप सम करते हो तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव आए, हो सकता है कि ये पॉजिटिव आए, और आया भी है। देखिए कैसे आए, कहता है आयनाइजेशन में पॉजिटिव बट स्टिल द क्रिस्टल गेट्स स्टेबलाइज्ड ड्यू टू एनर्जी रिलीज। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल, देखिए एग्जांपल इसी में आगे कहता है फॉर एग्जांपल द आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ Na+ की फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी कितनी दे रखी है, 495.8 किलो जूल पर मोल दे रखी है। और आगे कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर Cl इज -348.5 कुछ दे रखा है। तो उसने बोला कि इस वैल्यू को अगर आप ऐड भी करोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसको, तो आपके पास 147 पॉइंट समथिंग प्लस में आएगी, जो कि ये वैल्यू किस में आ रही है आपके पास, प्लस में है। प्लस का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब करना,
क्या है, प्लस का मतलब क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब करना। अब आगे क्या कहता है ये, आगे ये ऐसे कहता है कि ये एनर्जी अब भी ज्यादा है, पॉजिटिव मतलब ज्यादा किससे है, एक्चुअल में NaCl का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, उसको बनते समय जब वो स्टेबल हो रहा था उसने जो एनर्जी रिलीज करी है वो -788 किलो जूल की रिलीज करी है। यानी कि आप लोगों के पास ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज ज्यादा हुई है कि यहाँ पर उसने स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करी है, और ये एनर्जी आपके पास कितनी आई, -788। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन समझते हैं आगे। द सम ऑफ टू यानी कि 147.1 इज मोर देन द एंथैल्पी ऑफ लेटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ब्रैकेट में दे रखा है -788। अब यहाँ पर एक चीज आप नोट करना प्लीज, NaCl के आगे इसने सॉलिड स्ट्रक्चर लिख रखा है, NaCl सॉलिड, और बाकी जितने भी थे सब गैसियस स्टेट में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Na गैस से Na+ गैस में गया है। क्लोरीन ने अगर हम लोग बात करेंगे तो ये गैस से Cl नेगेटिव, ये भी गैस में गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर बन गया है, किसने बनाया, सॉलिड में। यहाँ पर गैस और सॉलिड का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना चीजें समझ में नहीं आएंगी। एनसीईआरटी की 3-4 लाइन और आगे पढ़ लेते हैं, फिर मैं लेटेस्ट एंथैल्पी समझाऊंगा और आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एनसीईआरटी की लाइन आगे कहती है, द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ लेटिस फॉर्मेशन। कहना चाह रहा है कि यार सिंपल सी बात है, जो एब्जॉर्ब हुई है वो कम है और जो रिलीज हुई है वो ज्यादा है। तो कंपाउंड की पूरी स्टेबिलिटी क्या सिर्फ आयनिक कंपाउंड पे डिपेंड कर रही है किसी भी हिसाब से, नहीं। डिपेंड किस चीज पे कर रही है, स्टेबिलिटी लेटिस एंथैल्पी पे बेसिकली। कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है स्टेबल होने के लिए, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। लाइन पढ़ो ना, द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ स्टेबिलिटी इज प्रोवाइड बाय एंथैल्पी ऑफ लेटिस फॉर्मेशन। मतलब जब आपने ये Na बना दिया है, जब आपने ये Na बना दिया है गैसियस, और आपने ये Cl नेगेटिव बना दिया है गैसियस, इनकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, इन दोनों के मिलने पर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इस चीज पे डिपेंड कर रहा है। और इसी चीज को हम लोग लेटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं। लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन आपको एक लाइन में, बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, यहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट लाइन में देखिए, लेटिस एंथैल्पी इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जरा इसको उल्टा कर दो, यहां तो रिलीज हुई है ना, मैं कह रहा हूं लेटिस एंथैल्पी पॉजिटिव में चाहिए आपको, तो आपको एब्जॉर्ब वाली दिखानी पड़ेगी। तो ये कहता है कि आपके इस NaCl क्रिस्टल में से, जो कि सॉलिड है, इसके 1 मोल क्रिस्टल में से Na और Cl को अलग अलग करने के लिए, वो भी किस फॉर्म में, इनकी गैसियस फॉर्म में, जो आपको एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी को आप लोग क्या बोलेंगे, लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी। क्योंकि यहाँ पे आप एनर्जी दोगे, लेकिन जब आपके पास ये कंडीशन आएगी और ये जब जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर जो एनर्जी आपने दी होगी वो +788 किलो जूल हो जाएगी, और जो यहाँ पर रिलीज हुई होगी इन दोनों के बनने से वो -788 रही होगी। तो इसी वजह से हमारे पास ये चीज आती है। और इस प्रोसेस में बस एक छोटी सी चीज और, इस प्रोसेस में सारे फैक्टर कंसिडरेशन लिए जाते हैं। एट्रैक्टिव और एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, सारी चीजों को इसमें कंसिडरेशन दिया जाता है। और इस तरीके से आपके पास लेटिस एंथैल्पी का टॉपिक यहाँ पर ओवर हो जाता है और कंपाउंड हमारे पास ये बन जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। किसमें बेटा तू जा सकता है, समझ में आ गया तो कुछ डाउट है पूछ ले, घर में पढ़ लियो, वरना ना बाउंसर मारेंगे चीजें। हाँ हाँ, लेटिस एंथैल्पी नेगेटिव होगी ना, लेटिस अपोजिट नहीं हुआ, कोई चीज अपोजिट नहीं होती यहाँ पे, सिर्फ प्लस और माइनस का खेल होता है। जुड़ने पे एनर्जी रिलीज तो मतलब माइनस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर एनर्जी आपको देनी पड़ रही है क्योंकि बॉन्ड तोड़ने हैं, तो आप क्या कर रहे हो, इसे गैसेस आने की एनर्जी दे रहे हो पॉजिटिव, तो इसलिए एंडोथर्मिक 788 प्लस का, यही लाइन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में।